नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है आदिम राजनीतिक व्यवस्था। ये पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड। प्राचीन समय में राजनीतिक संगठन का स्वरूप विकसित एवं जटिल नहीं था। जिस प्रकार से अन्य सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह, धर्म एवं जाति आदि का विकास हुआ, उसी प्रकार राजनीतिक संगठन का भी क्या है, सरलता से जटिलता की ओर विकास हुआ। राजनीतिक व्यवस्था का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कई विद्वानों ने अपने तरीके से मत और सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति के लिए ईश्वरीय शक्ति को क्या उत्तरदायी ठहराता है। होब्स, लोक, रूसो विद्वान हुए, उनका मत है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों के परस्पर क्या है, सामाजिक समझौते का परिणाम है कि मनुष्य ने आपसी समझौते के द्वारा जो है वो राज्य की उत्पत्ति जो की है। मॉर्गन जो है वो मानते हैं कि एक विशेष क्षेत्र पर सत्ता का पालन करने वाले शासन को क्या है, राजनीतिक संगठन कहा जाता है। इस प्रकार आपने शासन को ही क्या है, एक तरह से राज्य कहा है। उनके काल में कुछ मानव शास्त्रियों ने भी जो है शासन को ही राज्य माना था। आज राज्य की परिभाषा में प्रमुख 4 तत्व या 4 अंग जो है वो प्रमुख माने गए हैं: जनसंख्या, भूभाग, सर्वोच्च सत्ता एवं सरकार, या संप्रभुता कह सकते हो। सर्वोच्च सत्ता को संप्रभुता भी कहा जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन है वो राजनीतिक व्यवस्था जो है वो सामाजिक संगठनों के, उनका मानना है कि सामाजिक संगठनों के उस भाग को कहते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में समर्थ है, जो बल प्रयोग द्वारा सत्ता बनाए रखता है और जिसमें लोग परस्पर अधिकारों एवं कर्तव्यों द्वारा बंधे होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वान ने जो है राज्य को अपने हिसाब से डिफाइन किया है। आदिम समाजों में जो है राज्य की क्या एक तरह से स्थिति रही है, राज्य का विकास, राज्य का क्या जो है राज्य के पास क्या अधिकार थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। आदिम समाज का जो राजनीतिक संगठन है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो राज्य क्या है, आदिम समाजों में जो राज्य है वो संगठन के राज्य संगठन के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं। कुछ जनजातीय समाज ऐसे हैं जहाँ राज्य का संगठन परिवार अथवा गृहस्थी की तरह ही है। अफ्रीका का स्वाजी राज्य इसी प्रकार का है जिसमें राजनीतिक जीवन का संगठन परिवार संगठन के समान ही पाया जाता है। दूसरी ओर ऐसी जनजातियां हैं जिनमें सैनिक प्रकार का संगठन पाया जाता है। अफ्रीका की एक जनजाति है अशांति जनजाति, इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जिनमें धार्मिक संगठन राज्य का क्या कार्य करते हैं या धार्मिक संगठनों के पास है राज्य की तरह अधिकार पाए जाते हैं और वो उनका प्रयोग जनता पर करते हैं। अब हम इस पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करते हैं कि जो आदिम समाज का राजनीतिक संगठन जो था उसका स्वरूप किस प्रकार से था। तो सबसे पहले इसमें राज्य है, राज्य है, उसके बाद में जो है राज्य विहीन समाज की बात करी गई है। तो राज्य विहीन समाज में दो एक तरह से ग्रुप कह सकते हैं, नातेदारी समूह पर आधारित राजनीतिक संगठन और दूसरा है वो नातेदारी रहित या बिना नातेदारी के समूह है। फिर जो नातेदारी समूह पर आधारित राजनीतिक संगठन है वो उसमें 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक परिवार है और एक सीमित नातेदारी समूह है। नातेदार का मतलब होता है कि जो हमारे सगे संबंधी जो रिश्तेदार होते हैं उनसे जो हमारी जो व्यवस्था बनती है वो नातेदारी व्यवस्था कहलाती है। तो इस तरह से जो राज्य विहीन समाज है उसमें 2 ग्रुप होते हैं, नातेदारी पर आधारित राजनीतिक संगठन और नातेदारी विहीन। नातेदारी पर आधारित जो राजनीतिक संगठन है उसमें भी फिर क्या है, 2 ग्रुप हो गए, परिवार और सीमित नातेदारी समूह है। इसके अलावा आगे कुछ और व्यवस्थाएं दी गई हैं, जैसे प्रथा है, तो है कानून है, न्याय है, सरकार है। तो प्रथा है, प्रथा किसे कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और समूह कल्याण के लिए जो आवश्यक होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, पूर्वजों से हम सीखते रहते हैं और हम जो पूर्वजों ने जो जिस तरीके से निभाया है
है, कह सकते हो, जो व्यवस्था चलाई है उसी व्यवस्था को हम आगे बढ़ाते हैं और जो समूह कल्याण में सहायक सिद्ध होती है। इसके अलावा कानून है, तो कानून है वो शासन का एक पक्ष है, इसके जो है द्वारा समाज में क्या नियंत्रण स्थापित किया जाता है। कानून जो है वो समाज में क्या है कंट्रोल करने का काम करता है। आगे है न्याय। न्याय है सामूहिक दायित्व जो है उसको उस पर आधारित होता है, ये अपराध का निर्धारण करता है। फिर है सरकार, तो सरकारें कई प्रकार की हुई हैं, जनतंत्र, एकतंत्र, वृद्धतंत्र, जो है अल्पजन शासित सरकार और ईश्वर तंत्र। तो शुरू से लेकर बताया गया है कि भी पहले ईश्वर तंत्र, फिर शासित सरकार, अल्पजन की, वृद्ध तंत्रों की, बुजुर्गों की एक शासन व्यवस्था थी, फिर एक तंत्र आई, एक तरह से निरंकुश व्यवस्था आई, फिर जनतंत्र या जनता का शासन आया। तो इस तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है राज्य, तो हम राज्य पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि भी यहाँ पर जो अलग अलग तरीके से हर उसको जो है अलग बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे राज्य है तो पहला दिया हुआ है कि स्वाजी राज्य है। स्वाजी राज्य में क्या होता है, एक राजा होता है, वह नातेदारों द्वारा निर्धारित अनेक परंपरात्मक उत्सवों को मनाता है। क्या होता है, एक राजा होता है स्वाजी राज्य में। एक तरह से एक तंत्र वाली बात ही होती है, एक निरंकुशता की बात होती है कि भी वो अपनी पूरी वो राजा पूरी शासन व्यवस्था को अपने कंट्रोल से चलाता है। तो स्वाजी राज्य जो है वहाँ एक राजा होता है, वह नातेदारों द्वारा निर्धारित अनेक परंपरागत उत्सवों को मनाता है। स्वाजी राज्य छोटे छोटे पहाड़ी गांवों में छितरे रूप में बसा हुआ है। एक घर में 7 से 20 एक सदस्य निवास करते हैं। प्रत्येक गांव में पशुओं को बांधने के बाड़े, माता के रहने के लिए बड़ा झोपड़ा होता है। अविवाहितों के लिए भी अलग से मकान होते हैं। बड़ा झोपड़ा है वो धार्मिक क्रियाओं का केंद्र है, इस पर धार्मिक चिन्ह बने होते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस राज्य में क्या है कि सबके लिए एक अलग अलग जो है व्यवस्था होती है। इसमें जो है पशुओं के बांधने का जो स्थान है वो घर के आर्थिक क्रियाओं सत्ता का केंद्र होता है। अविवाहितों का झोपड़ा गांव के प्रवेश स्थान पर बना होता है। सारे राज्य में क्या अविवाहितों के लिए कई भवन बने हुए होते हैं, इनमें राजा के संबंधी भी होते हैं। ये सूचना केंद्र का काम करते हैं तथा पुराने समय में सैनिक चौकियों का काम भी करते थे। राजा की सामान्य जनता एवं शाही परिवार के लोगों के बीच जो राजा है वो एक कड़ी का काम करता है। जो सामान्य जनता है और जो उसके दरबारी हैं कह सकते हो, और जो शाही परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में एक जो है वो कड़ी बनकर काम करता है। स्पष्ट है कि पारिवारिक विशेषता के अतिरिक्त शेष बातों में स्वाजी राज्य हमारे राज्य के समान ही होता है। कहने का मतलब है ये एक नातेदारी से रिलेटेड ही राज्य है जिसमें क्या है कि सगे संबंधी होते हैं, विवाहित अविवाहित व्यक्ति रहते हैं, और उनके लिए सबके लिए क्या है उस राज्य में स्वाजी राज्य में अलग अलग व्यवस्था की हुई होती है। तो ये एक तरह से आदिम जो है सामाजिक व्यवस्था को इंगित करता है कि किस तरह से आदिम सामाजिक व्यवस्था में जो स्वाजी राज्य है उसकी अहमियत है, किस तरीके से वो आदिम सामाजिक व्यवस्था को संचालित करता है। उसके बाद में जो राज्य विहीन राजनीतिक संगठन दिया हुआ है, तो राज्य विहीन राजनीतिक संगठन में हमने बात करी है कि नातेदारी समूह पर आधारित संगठन होते हैं, नातेदारी रहित होते हैं। नातेदारी रहित मतलब जहाँ सगे संबंधियों का कोई एक तरह से कोई रोल नहीं होता है। और फर्स्ट जो बताया नातेदारी समूह पर आधारित राजनीतिक संगठन, उसमें परिवार और सीमित नातेदारी समूह होते हैं। परिवार और जो उसके आसपास के जो सगे संबंधी हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें होती है। उत्तरी अमेरिका से एरिज़ोना प्रदेश की होपी जनजातियों में क्या है राज्य विहीन तथा अबंधुत्व समूह पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में एरिज़ोना प्रदेश की होपी जनजाति में इस तरह की जो है अबंधुत्व मतलब
जहाँ सगे संबंधियों का कोई की व्यवस्था नहीं होती, कोई रोल नहीं होता, उनका कोई महत्व नहीं होता है, उसे कहते हैं अबंधुत्व व्यवस्था या बंधुत्व प्रथा जहाँ नहीं होती है। बंधुत्व जो सगे संबंधी होते हैं वहाँ बंधुत्व व्यवस्था होती है, और सगे संबंधियों का जो अहम रोल होता है, कह सकते हो उसके विपरीत जो व्यवस्था होती है वो अबंधुत्व पर आधारित व्यवस्था होती है। तो इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। विस्तृत परिवार पर आधारित राजनीतिक संगठन घुमक्कड़ समाजों में हमें देखने को मिलते हैं। इनमें अधिकांश शिकार अथवा कंदमूल फल एकत्रित कर जीवन निर्वाह अपना करते हैं। इसके अलावा कुछ आगे जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, जैसे प्रथा है, तो प्रथा मैंने बताया कि क्या है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और समूह कल्याण की दृष्टि से जिसे आवश्यक माना जाता है, और जिन्हें समूह का क्या अभिमत प्राप्त होता है। समय के साथ साथ इनके भूतकाल का सफल अनुभव जुड़ता जाता है, और लोग इनका क्या है पालन, धीरे धीरे लोग इनका पालन करते जाते हैं। प्रथाएं कार्य करने का एक विशेष तरीका होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। प्रथाएं समय के अनुसार कम ही बदलती हैं, कह सकते हो वो अतः कह सकते हैं हम कि वो रूढ़िवादी हो जाती हैं। ये लिखित नहीं होती, वरन मौखिक रूप में ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, और लोग सुन सुन के ही इनका पालन करते जाते हैं। बुजुर्गों से वर्तमान की पीढ़ी सुन रही है, वर्तमान जो पीढ़ी है उससे आगे आने वाली पीढ़ी सुनेगी जो भी हमारी प्रथाएं जो चली आ रही हैं उनके बारे में। तो इनका के लिखित स्वरूप नहीं होता है। उसके बाद में जो है आदिम कानून। तो कानून क्या है, एक शासन का पक्ष है। इसके द्वारा समाज में नियंत्रण बनाए रखा जाता है, और ये जो है समाज को अपने नियमों और कानूनों के हिसाब से, कह सकते हो कायदे कानून जो है उनके हिसाब से चलाने की पूरी कोशिश करता है। तो इस तरह से आदिम कानून जो है उनकी हम बात कर रहे हैं अभी। तो कानून एक तरह से वे नियम हैं जिन्हें बनाने, लागू करने, उनका उल्लंघन करने पर क्या है दंड देने की शक्ति होती है। वो समाज के एक संगठित समूह में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं, जो कानूनों को एक तरह से लागू करती है और उनका उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था करती है। ये आदिम कानून। कानूनों में आदिम कानूनों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। उनमें जैसे फौजदारी एवं दीवानी कानूनों में मतभेदों की बात भेद की बात आती है। तो दीवानी अपराध वे हैं जिनमें किसी व्यक्ति को हानि होती है, समूह के अधिकारों पर आक्षेप होता है, और जिसका निपटारा क्या क्षतिपूर्ति द्वारा होता है। फौजदारी अपराध राज्य के प्रति अपराध हैं कह सकते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से क्या है, ये समाज के प्रति अपराध हैं, और ऐसे अपराधों का निपटारा किसी को हर्जाना देकर नहीं किया जा सकता है, बल्कि ऐसे अपराधों के लिए सारे समाज की ओर से क्या किया जाता है, व्यक्ति को दंड दिया जाता है। उसके बाद में नातेदारी है। तो ये क्या है, आधुनिक कानून की विशेषता है जिसे आधुनिक कानून की ये विशेषता है कि वे भूक्षेत्र के आधार पर लागू किए जाते हैं। प्रत्येक देश के कानूनों का विस्तार उसकी राजनीतिक दृष्टि से जो भौगोलिक सीमा है वहीं तक है। भारत सरकार के कानून भारतीय भूक्षेत्र तक सीमित है। आदिम समाजों में कानून का विस्तार क्या भूक्षेत्र पर आधारित न होकर क्या रक्त संबंधों, गोत्र एवं नातेदारी पर आधारित होता है, और प्रत्येक गोत्र क्या होते हैं, अपने अपने कानून होते हैं जिनका पालन गोत्र के मुखिया द्वारा कराया जाता है, और उसी भूक्षेत्र में रहने वाले दूसरे गोत्र पे वे नियम क्या है लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आचार तथा जनमत। आदिम कानूनों को हम जनमत और नैतिक नियमों से क्या पृथक नहीं कर सकते हैं। समूह के सदस्यों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अनौपचारिक रूप में कह सकते हैं नैतिक नियमों का हस्तांतरण होता है। आदिम लोग जो होते हैं वो नैतिक नियमों से परिचित होते हैं, वे अच्छाई और बुराई का अंतर बखूबी जानते हैं। उनके कानून जो होते हैं प्राय नैतिक मानदंडों के अनुरूप होते हैं। फिर है लोक अपराध एवं व्यक्तिगत अपराध। समूह या राज्य के हितों के विरुद्ध कार्य करना, नियमों का उल्लंघन करना क्या होता है, अपराध होता है। जबकि एक व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों के विरुद्ध कार्य करना क्या होता है, टोट है। चूंकि आदिम समाजों में भूक्षेत्रीय नियम नहीं होते, अतः राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले दोषों की पहचान करना भी क्या है, कठिन होता है। वहाँ लोक अपराध या व्यक्तिगत अपराध में भेद नहीं किया जाता है। व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला अपराध में स्वजन, बंधुओं या गोत्र के विरुद्ध या कभी कभी अन्य गोत्र के विरुद्ध होता है। अतः अपराधी को दंड देने का कार्य भी स्वयं व्यक्ति जो पीड़ित एवं आहत हुआ है या गोत्र
के व्यक्ति ही करते हैं। नेक्स्ट धार्मिक आधार। धार्मिक आधार जो है उसमें ये माना है कि आदिम समाजों में जो कानून होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, नैतिक नियमों के अनुसार ही होते हैं। उनको हम नैतिकता से एकदम क्या अलग नहीं कर सकते। वे धर्म, नैतिकता, प्रथा आदि का क्या निश्चित रूप होते हैं। आदिम समाजों में लोग पाप से बचने एवं ईश्वरीय भय के कारण साधारणतः नियमों का क्या उल्लंघन नहीं करते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि पाप का दंड जो है वो ईश्वर देगा, तो वो इस तरह के अपराधों से क्या है, बचने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है सामूहिक दायित्व। आदिम लोगों का विश्वास है कि नियमों का पालन करना एक व्यक्ति का ही नहीं वरन क्या संपूर्ण समाज का सामूहिक रूप से क्या दायित्व है। वहाँ राज्य जैसी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करती है। अपराध का निर्धारण, दंड देने का कार्य क्या है, वहाँ स्वयं ही जो करते हैं, स्वयं जो बंधु होते हैं वो स्वयं ही करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमने अभी कानून पढ़ा है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्याय कि भी न्याय व्यवस्था आदिम समाजों की कैसी रही है। आधुनिक समाजों की तरह कानून का उल्लंघन करने पर जो आदिम समाज है वहाँ पर न्याय की प्रक्रिया को वकील, न्यायाधीश, कचहरी के द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है। वहाँ न्यायाधीश, सरकार एवं राज्य का स्वरूप आधुनिक समाजों की तरह क्या स्पष्ट नहीं है। वहाँ रक्त समूह है, हम शुरू से ही बात कर रहे हैं जैसे कि भी नातेदारी जो प्रथा है, नातेदारी व्यवस्था है, उसका आदिम समाजों में महत्वपूर्ण रोल या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो कानून व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में नातेदारों का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो वहाँ पे क्या है, रक्त समूह जो है वो नियमों का पालन करने व दंड देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। गोत्र या जनजाति का मुखिया ही न्यायाधीश का कार्य करता है और उसको सलाह देने के लिए कहीं कहीं वयोवृद्ध लोगों की परिषद भी देखने को मिलती है। तो इसमें जो है सामूहिक दायित्व और अपराध का निर्धारण जो है वो न्याय व्यवस्था में जो नातेदारी व्यवस्था होती है उसके आधार पर होता है। फिर नेक्स्ट जो है सरकार। तो सरकारें किस तरीके की जो है पाई जाती हैं शुरू से, तो इनके जो प्रकार हैं, सबसे पहले जनतंत्र। तो उत्तरी अमेरिका की जो इंडियन जनजाति है वहाँ पे इस प्रकार का उनकी व्यवस्था पाई जाती है। लोगों में शासन का संचालन का कार्य समाज के सभी लोगों की सहायता से जो है वो किया जाता है। इनके पूरे समाज को पुलिस समाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एकतंत्र। इसमें वही है कि भी सरकार में सत्ता, मुखिया, राजा किसी एक व्यक्ति में निहित होता है, पूरी सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है, वो अपने तरीके से शासन व्यवस्था का संचालन करता है। नेक्स्ट है वृद्धतंत्र। ऐसी सरकार गांव, गोत्र या कुल के जो वयोवृद्ध मुखिया है, बुजुर्ग जो मुखिया होता है उनके द्वारा संचालित होती है। भारत में असम की नागा जनजाति में मुखिया की सहायता के लिए वयोवृद्ध लोगों की परिषदें देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट है अल्पजन शासित सरकार। इस प्रकार की सरकार में सरकार का संचालन समाज या समूह के एक छोटे से क्या है वर्ग या समूह के हाथ में होता है और वो शासन संचालन करता है। नेक्स्ट है ईश्वर तंत्र। जब सरकार संचालन का कार्य पुरोहितों या अलौकिक शक्ति के प्रभाव से किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ईश्वर तंत्रीय सरकार। अफ्रीका एवं ओसेनिया में तथा ट्रोबियांड्रा द्वीपवासियों में इस प्रकार की सरकार देखी जा सकती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की सरकारों का क्या उल्लेख किया गया है। इनमें से कई समाजों में तो शुद्ध रूप से इनका प्रचलन पाया जाता है और कई स्थानों पर क्या है मिश्रित रूप इनका देखा जा सकता है। जैसे जहाँ एक तंत्र है वहाँ राज्य की सहायता करने के लिए क्या है वयोवृद्ध लोगों की परिषदें होती हैं, तो कई कार्यों को धार्मिक पुरोहितों के द्वारा भी किया जाता है। तो इस प्रकार से अपना ये जो आदिम राजनीतिक व्यवस्था चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।